हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है और इस चैनल का नाम सिर्फ मेरा है, LK सर स्टडी हब। और आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पे हम लोग बहुत सारे वीडियो को देखेंगे, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो। बट अभी शुरुआत इंग्लिश ग्रामर की हुई है और इंग्लिश ग्रामर में भी पहला वीडियो पड़ा है जिसमें सिर्फ अंग्रेजी व्याकरण किसे कहते हैं इतना ही हुआ है और अल्फ़ाबेट की एक छोटी सी परिभाषा आई थी। तो आज के वीडियो में हम लोग फिर से अल्फ़ाबेट से ही यहाँ शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ दिक्कतें आ गई थी कुछ, जिसके कारण वीडियो को बंद करना पड़ा था। तो हम लोग फिर से अल्फ़ाबेट से ही शुरू करेंगे। अल्फ़ाबेट जिसको हम लोग वर्णमाला बोलते हैं, और वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और यहाँ माला बोल दो तो अक्षर माला बोल सकते हैं हम, या अक्षर माला क्या होता है, समूह होता है। माला क्या होता है, समूह होता है। जैसे आपने मान लो फूलों की माला देखी होगी, तो बहुत सारे फूलों का एक ग्रुप आ जाता है, बहुत सारे फूलों का एक समूह आ जाता है, और वो सारे समूह मिल करके, वो सारे फूल मिल करके जब एक साथ मिला दिए जाते हैं तो वो समूह हो जाता है, और उस समूह को हम नाम दे देते हैं माला। इसी प्रकार अगर हम लोग मोतियों की माला पहनते हैं तो ढेर सारे मोतियों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, और उन मोतियों को इकट्ठा करने के बाद में हम उसको एक में मिला देते हैं और फिर उसका नाम हो जाता है मोतियों की माला। इसी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों को हमने एक साथ एक जगह जिस कंटेनर में मिलाया, जिस डिब्बे में मिला के रख दिया, जिस सूटकेस में बंद कर दिया, कुछ भी बोल दो, वो क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट को हम बोल सकते हैं वर्णमाला, अक्षरमाला या अक्षर समूह। अर्थात अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ बोल सकते हैं अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब चाहे तो दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इंग्लिश में अगर इसको बोलना चाहें तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब बात आती है कि लेटर्स जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिन लेटरों को पढ़ रहे हैं, वो आखिर हैं कितने। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं। तो आप बोल सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आए हुए अंग्रेजी वर्णमाला में आए हुए ए से जेड तक के अक्षरों को, ए से जेड तक के अक्षरों को क्या कहते हैं। फिर से भी एक बात यहाँ आ जाएगा कि वर्णमाला तो हमने पहले से यूज कर लिया, तो फिर वर्णमाला बोल दे रहे हैं तो कैसे बात पता चलेगी। तो यहाँ से आप वर्णमाला हटा दो, तो अंग्रेजी में आए हुए ए से जेड तक के अक्षरों को क्या बोल देंगे, वर्णमाला कहते हैं। देख लो आप, अंग्रेजी में आए हुए, थोड़ा सा अगर दूर लग रहा हो तो इसको हटा के पास कर देते हैं। पास कर दिया हमने इसको, यहाँ ये मिल गया आपको।
अंग्रेजी में आए हुए ए से जेड तक के अक्षरों को वर्णमाला कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में टोटल 26 अक्षर ही होते हैं। वो क्या होते हैं? ए से लेकर के जेड तक। तो ए से लेकर के जेड तक जितने अक्षर होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? वर्णमाला बोल देते हैं। अब अगर इंग्लिश में इसको बोलना चाहें हम तो क्या परिभाषा हो जाएगी? सीधा बोल दो, ए टू जेड, या ऐसा लेटर आगे लगा दो, लेटर्स ए टू जेड, लेटर्स ए टू जेड is called alphabet। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर के जेड तक के जितने अक्षर होते हैं इनको एक साथ रख देना ही क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। तो अभी हमने देखा यहाँ नाम के आधार पे अल्फ़ाबेट, जिसका नाम वर्णमाला था, अर्थात जिसको हम अक्षरमाला बोल सकते हैं या अक्षर समूह बोल सकते हैं। समूह से हमने पता किया कि समूह का मतलब ये होता है कि जब समूह उसी को बोलते हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग हो जाए। तो 2 या 2 से अधिक लोग अगर कहीं हो जाते हैं तो उसको हम समूह नाम देते हैं। तो अब यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग कहीं उपस्थित हो जाते हैं तो उसको समूह नाम देते हैं। तो अक्षर अगर एक साथ उपस्थित हो गए तो इन्हें एक नया नाम दिया गया, और वो नया नाम क्या था? अल्फ़ाबेट था, वर्णमाला। तो इस आधार पे हमने नाम के आधार पे बना लिया परिभाषा, जो देखा कि अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। फिर देखा आखिर में जो लेटर हैं वो कितने हैं? ए से जेड तक हैं। तो आप चाहो तो इसमें शब्द आगे जोड़ सकते हो कि अंग्रेजी में आए हुए ए से जेड तक कुल 26 अक्षरों को वर्णमाला, या ये भी बोल दो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आए हुए ए से जेड तक, तब भी आ जा रहा 26 अक्षर को वर्णमाला कहते हैं। लेटर्स ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मतलब जितने अक्षर हैं ए से लेकर के जेड तक इनको हम क्या बोल देते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब बात अगर आती है कि क्या ये सारे अक्षर 26 ऐसे ही पढ़े जाते हैं? नहीं भैया, ये ऐसे ही नहीं पढ़े जाते हैं। इनको हम लोग ग्रुप में बदलते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, फिर उसी ग्रुप में इनको रख करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूं तो इसके 2 ग्रुप हैं। आप इसको पार्ट बोल सकते हो। उससे पहले आप इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। हो गया? नोट कर लिए? चलो भैया मिटा देते हैं फिर। चलो बात करते हैं पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट की। पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अर्थात वर्णमाला के भाग। अब बात आती है कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं। तो वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। पहला वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल को हम लोग हिंदी में स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर थे क्लियर हो गया कि वो ए से लेकर के जेड तक हैं, और कुल कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर हैं, ये भी क्लियर हो गया। इन अक्षरों का क्या नाम है? तो इन अक्षरों के ग्रुप को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ये क्लियर हुआ। अब हम अल्फ़ाबेट को स्टडी कर रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट को हमने देखा कि अल्फ़ाबेट को अगर मैं इसके गहराई में जाऊं तो मुझे पता चलता है कि जो अल्फ़ाबेट है उसके भी 2 पार्ट हैं।
कौन कौन सा, एक वावेल है, एक कॉन्सोनेंट है। वावेल को हम लोग स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। अब बात आएगी कि आखिर ये वावेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो भैया हेडिंग लगा दो, वावेल। वावेल आप हेडिंग डाल दो, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर बोलते हैं। तो आपने हिंदी व्याकरण अगर पढ़ा होगा तो वहाँ बताया गया होगा स्वर क्या होते हैं। वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। क्या बात पता चला कि वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर के बारे में क्या था, वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो बोलना चाह रहे हैं वही बोल रहे हैं, वो स्वर है। हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, या वो तो बोल रहे हैं लेकिन साथ में कुछ और बोल रहे हैं, तो वो स्वर नहीं होता। जैसे अगर हम आ बोल रहे हैं, आ, तो देखो आ बोलना भी चाह रहे हैं, लिख के देखते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, आ बोलना चाह रहे हैं, बोलो आ। तो आप आ बोलना चाह रहे हो, लास्ट में थोड़ा सा देखो, दिमाग को कंसंट्रेट करो लास्ट के वर्ड पे, लास्ट के जो ध्वनि निकल रही है उस पर अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो पता चलेगा कि आप बोले हो आ, तो आपके मुंह से भी ध्वनि निकल रही है आ। अब अगर आप बोलोगे का, अब देखो बोलो का, तो आपके मुंह से ध्वनि किसकी निकल रही है, आ की निकल रही। इसका मतलब हुआ कि आ को बोलने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर पड़ी तो वो कौन था, आ ही था। मतलब स्वयं आ ने अपनी सहायता कर ली। बट अगर का को मुझे बोलना था तो मुझे का बोलने के लिए आ की सहायता की आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब है कि का जो है वो स्वर नहीं है, आ जो है वो स्वर है। ये हिंदी की बात हुई। अब अंग्रेजी वर्णमाला में भी ऐसे ही चलता है। अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात की जाए तब क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में मान लो ABCD शुरू होती है। ए बोला हमने, लिख दो कुछ शब्द लिख दो, ABCD EF लिख दिया, ढेर सारे वर्ड को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ABCD EF। हाँ, अब बोलो इसको ए, क्या बोल रहे हो, ए। अब देखो ए बोल रहे हो ना, आपके ध्वनि क्या निकल रही है, ए। इसको बोलो बी, तो क्या निकल रहा है, ई निकल रहा। सी, फिर से ई, डी, फिर से ई निकल रहा, ई, तो ई निकला। हमने ए बोला तो मेरे मुंह से भी ए निकला, हमने ई बोला तो मेरे मुंह से भी ई निकल रही है लास्ट की ध्वनि। लेकिन अगर हम बी बोल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है वो ई आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो ए है ये क्या है, वॉवेल है। क्या है, वॉवेल है। बट ये जो VCD हमने बोला है ये वॉवेल नहीं है। तो दो ही पार्ट हमने बनाया था, अगर एक नहीं है तो दूसरा तो होगा ही होगा। इसका मतलब है, हाँ होशियार हो आप लोग, ये वॉवेल नहीं है तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट हो गया भैया। क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। देखो अभी पकड़ा एक को था, दूसरे की अपने आप परिभाषा बन गई। क्या परिभाषा बन गई आपकी, देख लो। आपने बोला था वॉवेल को ढूंढने चले थे, कॉन्सोनेंट खुद ही रास्ते में मिल गया।
यही होता है, जहाँ पे दो पार्ट होते हैं, दो लोग होते हैं, एक को अगर आप नहीं जानते हो तो दूसरा अपने आप वो होगा। तो अब अगर मैं इसकी वो अंग्रेजी में लिखना चाहूँ, देखो बात ये आती है ना कि अंग्रेजी कहाँ मिलेगा। कोशिश करो, आप खुद से बनाने की कोशिश करो। हिंदी मीडियम के हो तो आपके लिए हिंदी तो ज़रूरी है, हिंदी तो बताया जाएगा, बट साथ में आपको अंग्रेजी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक आप खुद से नहीं करोगे और आप सोचो कि हम खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल जैसा दिखता है। अभ्यास तो करना ही करना पड़ेगा, और जब आप अभ्यास करोगे तो शुरुआत में दर्द भी होगा। इंग्लिश में एक कहावत है, विदाउट पेन नॉट गेन। जिसने दर्द नहीं सहा उसे आराम भी किसी प्रकार का नहीं होने वाला है। तो अब इसको बना लो। वे मतलब दोज, दोज अब अक्षर आ गया तो लेटर, अब चूंकि कई अक्षर हो सकते हैं तो लेटर्स कर दो, दोज लेटर्स, ठीक। विच जो है बीच के लिए, दोज लेटर्स विच, देखो वे की अंग्रेजी मैंने लिख दिया, अक्षर इसकी अंग्रेजी लिख दिया, जो की अंग्रेजी लिख दिया, तो दोज लेटर्स विच हो गया। विच इज, अब प्लूरल में है तो आर लगा दो, विच आर स्पीक, विच आर स्पीक विदाउट, विदाउट मतलब के बिना, ठीक, विदाउट हेल्प, विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर, विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर क्या लेटर, दोज लेटर्स विच आर स्पीक विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर आर कॉल्ड, आर कॉल्ड क्या वावेल। तो विच those letters which are speak without help of any other letter are called vowel। वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब आप अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, बहुत ज़्यादा तो अक्षर है नहीं। अगर आप एक से लेकर के शुरुआत करो, वैसे रट लेना अलग बात होती है, करके सीखो। थॉर्नडाइक ने बताया था कि भैया आप क्या करो, जब भी कोई चीज़ करना शुरू करो, जब आदमी करके सीखता है तो इसी पे उनका एक सिद्धांत है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो जब आप प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे तो त्रुटि जरूर होगी। जो कोशिश ही नहीं करेगा उससे गलती कैसे हो सकती है भाई। तो रट्टा मारने पे नहीं, कोशिश करने पे ध्यान दो। जितनी चीज़ें बताई जा रही कोशिश करने के लिए, उसको ज़रूर कोशिश करो। तो आप करके देखो, 26 अक्षर है, उसमें से देखो कि क्या जो लोगों ने बता रखा है, जो हमने अभी तक रट रखा था, क्या वही वावेल मिलते हैं या कोई और मिलता है, या इसमें से कोई कम हो जाता है, ये आपको परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी जो करके लोगों ने रखा है, पहले से बना के रखा है, वो क्या है कि अब देख लो, दूसरी तरीके से बोल सकते हो, ए ई आई ओ यू। अब बोलो ए निकल रहा, ई निकल रहा, आई फिर से देखो आई, ठीक, ओ यू, जो बोल रहे वही निकल रहा। तो ए ई आई ओ यू, ठीक, ए ई आई ओ यू को स्वर कहा जाता है। ए ई आई ओ यू को स्वर कहा जाता है। अब अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहो तो बोल दो, ए ई आई ओ यू आर called
आर कॉल्ड वॉवेल। ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल, मतलब कि ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं। अब आप कॉन्सोनेंट, मुझे लगता है कि कॉन्सोनेंट के लिए केवल फॉर्मेलिटी ही बची है, और अब आप उसको वैसे भी लिख सकते हो, बट अभी आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको कॉन्सोनेंट बताता हूँ। चलो नोट कर लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। अब वापस आते हैं किस पे, कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट, यहाँ देखो थोड़ा सा बदलाव करना है। जैसे बदलाव में मैंने क्या किया, यहाँ से वावेल हटा दिया और इसकी जगह पे क्या लगा दिया, कॉन्सोनेंट। ठीक, कॉन्सोनेंट लिख दिया। हिंदी इसकी क्या होती है, व्यंजन। अब देखो भैया कि आपने क्या किया था, अभी जब स्वर था तो क्या लिखे थे, वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब यहाँ लगा दो वे अक्षर जो, बिना हटा दो यहाँ से और यहाँ जो कर दो, वे अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते। देखो सिर्फ बिना हटाना था, जो किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें, अब यहाँ से स्वर हटा दो, क्या लगाओगे भैया, व्यंजन, व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब इंग्लिश में क्या हटेगा, दोज लेटर्स विच आर स्पीक विदाउट हेल्प। यहाँ क्या था, विदाउट हेल्प, तो यहाँ आउट हटा दो, विथ हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर आर कॉल्ड। अब यहाँ से वॉवेल हटा दो, क्या लिख दो, कॉन्सोनेंट। अब क्या बन गई परिभाषा, वे अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में क्या हुआ, दोज लेटर्स विच आर स्पीक विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब यहाँ था ए ई आई ओ को स्वर कहा जाता है। अब यहाँ हटा दो कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर शेष अक्षरों को क्या कहा जाएगा भैया, व्यंजन कहा जाता है। ए ई आई ओ यू को छोड़कर शेष अक्षरों को व्यंजन कहा जाता है। अब अगर इसको हमें इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टू लेफ्ट मतलब छोड़कर, टू लेफ्ट मतलब छोड़कर, किसको, ए ई आई ओ यू। टू लेफ्ट मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर, ए ई आई ओ यू को। तो टू लेफ्ट ए ई आई ओ यू रिमेन्स लेटर्स आर कॉल्ड क्या, कॉन्सोनेंट। टू लेफ्ट ए ई आई ओ यू रिमेन्स लेटर आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, मतलब ए ई आई ओ को छोड़कर शेष, रिमेन्स माने बचे हुए, शेष लेटर्स माने अक्षर, आर कॉल्ड माने पुकारे जाते हैं, कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंट। एक बार आप इसको भी नोट करो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हो गया, मिटा दूं इसको। चलिए, तो अभी तक क्या क्या हमने पढ़ लिया,
ग्रामर पढ़ा था पहली वीडियो में, ग्रामर की डिफिनेशन पढ़ लिया था, अल्फ़ाबेट की शुरुआत वहाँ हुई थी। आज हमने यहाँ अल्फ़ाबेट को अच्छे ढंग से समाप्त कर लिया, अल्फ़ाबेट के भाग को समाप्त कर लिया। वर्ड जिसका हिंदी रूपांतरण या हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, शब्द। अब हिंदी वर्ड शब्द की जो परिभाषा होती है वो क्या बन जाती है, दो या दो से अधिक अक्षर, दो या दो से अधिक अक्षरों, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। मतलब अब देखो, अब हिंदी में बात आएगी, यहाँ इंग्लिश में हम लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन हिंदी में आती है। शब्द के प्रकार भी होते हैं, शब्द जैसे कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन से, एक सार्थक और एक निरर्थक। तो यहाँ हमारी जो बात चल रही है वो किसको लेके चल रही है, किसको लेके चल रही है, शब्द को लेकर। शब्द क्या है, तो शब्द क्या है, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। अब वो मेल सार्थक शब्द बना सकता है या निरर्थक शब्द बना सकता है। बात वो नहीं है कि वो सार्थक बनाया है या निरर्थक बनाया है, बात ये है कि शब्द हम जाने कि नहीं जाने। किसे कहते हैं शब्द, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। तो अगर इस इंग्लिश में इसको बोलो तब क्या हो जाएगा, व्हेन टू आर मोर लेटर, when two or more letters meet together, when two or more letters meet together, then it is called word। मतलब दो या दो से अधिक अक्षर जब एक साथ मिलते हैं तब वो अक्षर नहीं कहलाते, क्या हो जाते हैं, शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक अक्षर जब एक साथ मिलते हैं भैया तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, शब्द कहते हैं। अब शब्द को जानना है, शब्द को पहचानना है, तो शब्द की बनावट पे हम लोग काम करेंगे। तो आप इसे नोट करो, फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड का मतलब हो गया शब्द और फॉर्मेशन का मतलब बनावट या रचना, शब्द रचना। शब्दों की रचना कैसे होती है, ये मेन फैक्ट है, यहीं पे हम लोग गलत करते हैं। अगर ये हम जान जाएं कि शब्द रचना कैसे की जाती, अगर इसकी ज्ञान हम लोगों को अच्छे से हो जाए ना, तो वाक्य रचना में हम लोगों को कोई परेशानी आएगी ही नहीं। बट हम लोग यहीं से कमज़ोर हो जाते हैं। यही देखो, अभी तक क्या ग्रामर की परिभाषा लोगों को पता चल जाती है, वो अच्छे से बता देते हैं। ग्रामर इज द मेजरिंग वर्ड, या ग्रामर इज द वर्ड विच गिव अस नॉलेज, विच गिव अस प्योर नॉलेज फॉर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लर्निंग। कुछ भी बोल दो, है ना। ये देखो, रट्टा मार के ये बता दिया, फिर रट लिया, अल्फ़ाबेट को बता दिया। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हो ये रटने से नहीं आएगा। अलग शब्दों को, दो अलग शब्दों को मिलाकर एक शब्द या एक नया शब्द बोल दो, एक नए शब्द
को, दो अलग शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया दो अलग शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बनाने की प्रक्रिया शब्द कहलाती है। शब्द कहलाती है। दो अलग शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया शब्द कहलाती है कह रहा हूं। देखो इसे शब्द रचना कहलाती है। तो दो अलग शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया शब्द रचना कहलाती है। ठीक? क्लियर हो गया? अब आप ट्राई करना, जैसे मैंने बताया ना, अभी क्या बताया कि भैया देखो हम लोग हिंदी मतलब पढ़ तो रहे अंग्रेजी व्याकरण, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो यहाँ मेरा एक मेन मोटिव जो है वो क्या है कि आपको अंग्रेजी ग्रामर सिखाना, कि आप अंग्रेजी ग्रामर सीख जाओ। ठीक है? अब अंग्रेजी ग्रामर आपको सीखने में समस्याएं आ रही हैं, जैसे मान लो आपको हिंदी में मिल गया, अब आप इंग्लिश में इसको परिभाषा बोलने में समस्या कर रहे हो, तो रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है? ये आप ध्यान कर लो कि रटने से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा, खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता। देख लो, दो आपको पता है टू अलग डिफरेंट शब्द वर्ड्स मिलाकर कंबाइन, है ना, एक नया शब्द वन न्यू वर्ड, बनाने की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ मेकिंग, है ना, शब्द रचना कहलाती है, वर्ड फॉर्मेशन। इनको रखो, फिर देखो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ट्राई करके बताओ कि आपसे बन रहा कि नहीं बन रहा है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग the process of making a new word to combine two different the process of making a new word to combine two different words। देखो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मतलब बनाने की प्रक्रिया, ये न्यू वर्ड माने एक नए शब्द को, टू कंबाइन माने जोड़कर, टू डिफरेंट वर्ड माने दो अलग अलग शब्दों को, इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए न्यू वर्ड टू कंबाइन टू डिफरेंट वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। कोशिश करो, कुछ गलतियां होंगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं ना कि, तो वर्ड फॉर्मेशन हमको पता चल गया कि वर्ड फॉर्मेशन हम किसे कहते हैं। अब बात आएगी कि वर्ड फॉर्मेशन को हमें समझना है, हमको करना है, तो अब आप हेडिंग डाल दो वर्ड फॉर्मेशन
वर्ड फॉर्मेशन के लिए आवश्यक तथ्य। क्या हेडिंग हो गई? वर्ड फॉर्मेशन के लिए आवश्यक तथ्य। अगर मान लो आपको वर्ड फॉर्मेशन जानना है तो आपको पहले कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी रखनी होगी, और जब तक आप उन तथ्यों के बारे में नहीं जानोगे तब तक आपको नहीं आएंगे। और वो जो तथ्य हैं वो 4 हैं। तो लिख लो, वर्ड फॉर्मेशन के लिए निम्न 4 तथ्यों को जानना आवश्यक है। निम्न 4 तथ्यों को जानना आवश्यक है। अब वो 4 तथ्य कौन कौन से हैं? पहला, प्राइमरी वर्ड। दूसरा, कंपाउंड वर्ड। पहला प्राइमरी वर्ड, दूसरा कंपाउंड वर्ड, तीसरा प्रीफिक्स। तीसरा जो है वो क्या है? प्रीफिक्स। और जो चौथा है वो सुफिक्स है। चौथा क्या है? सुफिक्स। ये 4 वर्ड आपको जानने हैं। जब तक आप इन चारों को नहीं जानोगे तब तक आपके लिए वर्ड फॉर्मेशन करना बहुत कठिन होगा। इनको जानने के बाद में अब अगर आप इनको जान गए, इनके नियमों को ध्यान में रखोगे तो वर्ड फॉर्मेशन करना आपके लिए इजी होगा। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। हो गया? नोट कर लिया? चलो, अच्छी बात है, नोट कर लिया आपने। तो अब आप पहला हेडिंग इसमें से डाल दो, प्राइमरी वर्ड। शब्द रचना में आप पहले हेडिंग डाल दो, प्राइमरी वर्ड। पहला था प्राइमरी वर्ड्स। प्राइमरी वर्ड्स अब कैसे पता करोगे आप कि कौन सा प्राइमरी वर्ड है? तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राथमिक। प्राथमिक मतलब पहला, अर्थात जिसके पहले कोई ना हो। तो या मूल वर्ड बोल लो। यहाँ हो सकता है प्राइमरी को आप ना समझ पाओ, तो प्राइमरी वर्ड का एक दूसरा भी नाम आप बोल सकते हो, रूट। रूट माने जड़ या मूल वर्ड, रूट वर्ड्स। अब पता कैसे रहेगा कौन सा जड़ शब्द है, मूल शब्द कौन सा है? देखो, मान लो अगर किसी शब्द में आगे कुछ लगा है, जैसे मान लो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार। अब मेरा बच्चा अगर मेरे नाम को बोलेगा तो क्या बोलेगा? श्री लक्ष्मण कुमार। तो यहाँ जो श्री लगाया गया है, क्या वो प्राइमरी वर्ड है?
मूल वर्ड है, मूल नाम वो था, क्या श्री मेरा नाम है? नहीं। अंत में कुमार है, क्या कुमार मेरा नाम है? नहीं। फिर क्या नाम है मेरा? लक्ष्मण। इसका मतलब जो लक्ष्मण है ये मेरा मूल नाम है। आगे और पीछे जो हमने लगाया है वो क्या था? आगे लगा है प्री माने पहला, फिक्स माने स्थिर रहने वाला। सुफिक्स, सुफ मतलब बाद में, फिक्स माने स्थिर रहने वाला। तो जो आपने अपने नाम के पहले फिक्स कर रखा है उसको हटा दो, आपके नाम के बाद जो फिक्स हो रखा है उसको हटा दो, उसके बाद जो बचता है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भैया? हाँ, प्राइमरी वर्ड। तो क्या परिभाषा क्या बन गई कि ऐसे वर्ड जिसमें कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स ना लगा हो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बोलो भैया? रूट वर्ड या प्राइमरी वर्ड। चलो परिभाषा लिखते हैं। ऐसे शब्द जिनमें कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स, ऐसे शब्द जिनमें कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स ना लगा हो उन्हें क्या कहेंगे? प्राइमरी। उन्हें प्राइमरी वर्ड्स और रूट वर्ड कहते हैं। अब बताओ भाई इसकी अंग्रेजी लिख लोगे? हाँ, क्या हो जाएगा? सच वर्ड which has no prefix or suffix तो such words which have no prefix or suffix is called क्या called होगा? प्राइमरी वर्ड्स और रूट वर्ड्स। प्राइमरी वर्ड्स और रूट वर्ड्स। एग्जाम्पल की बात कर लो। लाइक पसंद करना। अब अगर मैं इसको कह देता मोर लाइक तो आगे इसके प्रीफिक्स लग गया मोर, जबकि मूल वर्ड क्या है? लाइक है ना। काइंड है ना। अब देखो काइंड किंग बोल दिया, दयालु राजा है ना। ए काइंड किंग, तो इसके आगे ए क्या हुआ? प्रीफिक्स हो गया। फिर किंग क्या हुआ? सुफिक्स हो गया। इन दोनों को मैंने हटा दिया तो बीच में क्या बच गया? काइंड। और ये क्या है? प्राइमरी वर्ड है। ठीक, इसी तरीके से कुछ भी लिख लो। चाइल्ड ये रूट वर्ड है, प्राइमरी वर्ड है, इसमें कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स नहीं लगा हुआ है। हेट लिख दिया, इसमें भी कोई प्रीफिक्स सुफिक्स नहीं लगा हुआ है। फ्रेंड इसमें भी कोई प्रीफिक्स सुफिक्स नहीं लगा हुआ है। ETC ठीक।
ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब आप दूसरा नंबर वाला जो है उसको हेडिंग डाल दो और वो हम लोग दूसरे वीडियो में फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।